वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करना खतरे की बात है। इस समय ये स्थिति है। क्यों खतरे की बात है? क्योंकि पूरे पूरे झुंड आपके खिलाफ हो जाएंगे कि आपने कैसे ये बात कर दी भाई, हमारी किताब में तो ये नहीं लिखा हुआ, आप कैसे बोल सकते हो। उन्हें कोई मतलब नहीं कि भास्कर ने क्या कहा, उन्हें कोई मतलब नहीं कि गैलीलियो ने क्या कहा, प्लॉटमी ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने क्या कहा, क्वांटम फिजिक्स क्या कह रही है। उन्हें मतलब है कि हमारी किताब क्या कहती है, और किताब भी नहीं पढ़ी है। किसी धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति ने उस किताब में क्या लिखा है, क्या बताया है। जिन जिन देशों ने कट्टर धार्मिक मान्यताओं को मान के पढ़ाई छोड़ दी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट छोड़ दिए, उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा है। दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज वही हैं जिन्होंने साइंस की ठीक से पढ़ाई की है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों को दिया है, क्यूरियोसिटी बच्चों को दी है। और जहां जहां धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहां वहां पतन हुआ है। ये जानने के बाद भी हम उस रास्ते पर चलते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी चिंता है। साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। क्या इतिहास सिर्फ राजाओं, तारीखों और लड़ाइयों की कहानी है, या फिर ये इंसानी व्यवहार, रणनीति और मनोवैज्ञानिक दांव पेच का एक बहुत बड़ा डेटा सेट है? आज हमारे हाथ जो विचार लगा है वो इतिहास को देखने का एक बहुत ही रेडिकल नजरिया पेश करता है। ये कहता है कि इतिहास को एक भक्त की तरह नहीं बल्कि एक जासूस की तरह देखो। बिल्कुल, ये नजरिया कहता है कि स्कूलों में जो हमें ज्यादातर इतिहास पढ़ाया जाता है वो असल में कह सकते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों के हितों को साधने वाली कहानियां हैं। अच्छा। और दिमाग को इन कहानियों से आजाद करने के लिए हमें एक जासूस और एक रणनीतिकार, एक न्यूरो स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोचना सीखना होगा। तो आज की हमारी पूरी चर्चा इसी पर है कि सदियों से चले आ रहे इस सत्ता के खेल के पीछे के पैटर्न को कैसे समझा जाए। हाँ, कैसे डिकोड किया जाए। चलिए फिर इस सोच की गहराई में उतरते हैं, एक जासूस की तरह सुराग उठाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सबूतों को तौलें, कहानी सुनाने वालों के इरादों को पहचानें और उन मनोवैज्ञानिक चालों को डिकोड करें जो सदियों से नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होती रही हैं। तो अगर हम इतिहास के जासूस हैं तो हमारा पहला काम तो सबूतों की जांच पड़ताल करना होगा। सबसे पहला काम। इस नजरिए का पहला कदम ही यही है कि हर कही सुनी बात को सच मान लेना बंद करो। यहाँ ये विचार सामने रखा गया है कि हर सबूत का वजन बराबर नहीं होता, कुछ ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ सबूतों को समझने के लिए एक 3 स्तरीय, एक 3 टियर फ्रेमवर्क दिया गया है। ओके। सबसे ऊपर टियर 1, यानी वो सबूत जिनका वजन सबसे ज्यादा है। इसमें वो चीजें आती हैं जो खुदाई में मिलती हैं या पत्थरों पर लिखी होती हैं। जैसे सम्राट अशोक के शिलालेख, उस जमाने के सिक्के या फिर पुराने स्तूप और विहारों के खंडहर। यानी ये वो सबूत हैं जिन पर कोई आसानी से शक नहीं कर सकता, जैसे किसी क्राइम सीन पर मिले फिंगरप्रिंट्स। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, फोरेंसिक एविडेंस। एक मशहूर कहावत है कि पत्थर झूठ नहीं बोलता। ये चीजें उसी समय की हैं जब घटनाएं घटी, और इसी श्रेणी में प्राचीन भारत की आम लोगों की लिखित भाषाएं भी आती हैं, प्राकृत, पाली और तमिल। अच्छा, ये आम लोगों की भाषाएं थी? हाँ, ये जनता की भाषाएं थी। इन्हें सार्वजनिक रूप से पत्थरों पर उकेरा दिया था ताकि हर कोई, चाहे वो राजा हो या किसान, उन्हें पढ़ और समझ सके। ये एक तरह से लोकतांत्रिक सबूत हैं। और इसके ठीक उलट दूसरे स्तर पर क्या है, जहाँ मिलावट की गुंजाइश सबसे ज्यादा है? दूसरे स्तर यानी टियर 2 पर वो ग्रंथ आते हैं जिन्हें गुप्त रखा गया और जिन पर कुछ ही लोगों का एकाधिकार था। जैसे वैदिक और शास्त्रीय संस्कृत। मनोविज्ञान में इसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जानकारी का बंटवारा बराबर नहीं है। कुछ लोगों के पास सारी जानकारी है और बाकियों के पास कुछ भी नहीं। आप सोचिए, शास्त्रीय संस्कृत को बुद्ध के युग के बहुत बाद पाणिनि द्वारा नियमों में बांधा गया, जबकि प्राकृत जैसी भाषाएं पहले से ही आम बोलचाल में थी। और इस ज्ञान पर एकाधिकार का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि सदियों तक
कुछ कानूनों जैसे मनुस्मृति ने एक बहुत बड़ी आबादी शूद्रों और महिलाओं को इन ग्रंथों को पढ़ने या सुनने तक से रोक दिया। मतलब ये जानकारी सिर्फ एक छोटे से समूह तक ही सीमित थी। हाँ, और यहाँ तर्क ये है कि अगर कोई विचार या कहानी एक छोटा समूह लिखता है और बाकी सबको उसे पढ़ने से रोकता है, तो इस बात की लगभग गारंटी है कि वो पक्षपाती प्रचार है। उसका मकसद ज्ञान देना नहीं है। नहीं, उसका मकसद अपनी श्रेष्ठता साबित करना है। लेकिन अक्सर ये दावा किया जाता है कि ये ज्ञान मौखिक परंपरा से आया है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाकर आगे बढ़ाया गया है और इसलिए बहुत पुराना है। उसे इस नजरिए में मौखिक परंपरा का भ्रम कहा गया है। ये चाइनीज विस्पर्स के खेल जैसा है। हाँ, जिसमें बात शुरू कुछ और होती है और अंत तक कुछ और ही बन जाती है। एग्जैक्टली। वैज्ञानिक रूप से मौखिक कहानियां अविश्वसनीय होती हैं, क्योंकि हर पीढ़ी कहानीकार के अपने एजेंडे और याददाश्त के हिसाब से उन्हें बदल देती है। सही बात है। बिना किसी कार्बन डेटिंग की जा सकने वाली पांडुलिपि के ये दावे सिर्फ एक परिकल्पना है, ठोस सबूत नहीं। और तीसरा स्तर जिसके बारे में कहा गया है कि उसका वजन नकारात्मक है, ये थोड़ा अजीब लगता है। तीसरा स्तर टियर 3 नकारात्मक वजन वाला इसलिए है क्योंकि माना जाता है कि इसने सच को सामने लाने की बजाय उसे और ज्यादा तोड़ा मरोड़ा। इसमें विलियम जोन्स या मैक्स म्यूलर जैसे औपनिवेशिक अनुवादकों का काम आता है। अच्छा, अंग्रेजों का काम। हाँ, तर्क यह दिया जाता है कि वे यहाँ सीखने नहीं बल्कि शासन करने आए थे, और शासन करने के लिए उन्हें यहाँ के इतिहास को समझना जरूरी था। बिल्कुल। और भारत पर शासन करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण पंडितों पर भरोसा किया। तो जब यहाँ ब्राह्मणवादी संस्करण की बात होती है, इसका मतलब उस इतिहास से है जो सिर्फ ब्राह्मण ग्रंथों पर आधारित था। तो उन्होंने सिर्फ एक ही पक्ष की कहानी सुनी। हाँ, इस नजरिए के मुताबिक उन्होंने इतिहास का केवल वही संस्करण प्रस्तुत किया जो उनकी आर्यन आक्रमण सिद्धांत की थ्योरी के अनुकूल था। उन्होंने विशाल गैर ब्राह्मणवादी, बौद्ध और स्वदेशी इतिहास को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो उनके राजनीतिक हितों को पूरा नहीं करता था। एग्जैक्टली। तो सबूतों को परखने का एक फ्रेमवर्क तो हमें मिल गया, लेकिन सबूत अपनी कहानी खुद नहीं कहते, उन्हें कोई सुनाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कहानी सुनाने वाले पर कैसे भरोसा करें, कैसे पहचानें कि कौन जासूस है और कौन सिर्फ प्रचार कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए यहाँ विचारकों को 2 श्रेणियों में बांटने का सुझाव है, वैज्ञानिक विचारक और प्रचारक। वैज्ञानिक विचारक से क्या मतलब है? किसी भी लेखक को पढ़ने से पहले उसका एक मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाना जरूरी है। हमें उन विचारकों को महत्व देना चाहिए जो तर्क का इस्तेमाल करते हैं, समाज की बुराइयों पर सवाल उठाते हैं और जिनका दूसरों को दबाने में कोई निजी फायदा नहीं होता। मतलब जो लोग कारण और परिणाम पर ध्यान देते हैं। हाँ, चमत्कार या भगवान की मर्जी के बजाय। इस लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम आता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। उन्होंने एक वकील की तरह इतिहास के ग्रंथों से जिरह की, क्रॉस एग्जामिन किया। हाँ, उनके विरोधाभासों को पकड़ा और एक वैज्ञानिक की तरह हर दावे के लिए सबूत मांगा। यानी वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते थे क्योंकि वो किसी पुरानी किताब में लिखी है। बिल्कुल नहीं। और कौन है इस श्रेणी में? एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है पेरियार E.V. रामास्वामी का। उन्होंने पौराणिक कथाओं के पूरे महल को गिराने के लिए बस एक सरल से सवाल का इस्तेमाल किया। क्यों? हाँ, क्यों? उन्होंने तर्कवाद का, जिसे वो तमिल में पगुथारवु कहते थे, इस्तेमाल किया। उनका तर्क बहुत सीधा था। अगर कोई कहानी आपसे अपना दिमाग बंद करने और एक पुजारी को पैसे देने के लिए कहती है, तो ये इतिहास नहीं है, ये एक व्यापारिक लेन देन है। अरे वाह, ये क्यों वाला सवाल तो बहुत सीधा है पर बहुत असरदार लगता है ना? इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी आम इंसान इस टूल को इस्तेमाल करके कहानियों को परख सकता है। उसे किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं है। ये कमाल का फिल्टर है। बिल्कुल। इसी तरह D.D. कोसाम्बी, जो एक मशहूर गणितज्ञ थे, उन्होंने राजाओं की कहानियों के बजाय ये देखा कि उस जमाने में सिक्के कैसे बनते थे और चीजों का उत्पादन कैसे होता था। नंबर्स और डेटा पर फोकस किया। हाँ, उन्होंने दिखाया कि संस्कृत ग्रंथों में बताए गए कई स्वर्ण युग असल में आम लोगों के लिए भयानक गरीबी के दौर थे, जिन्हें बस खूबसूरत भाषा के पर्दे के पीछे छिपा दिया गया था। सही कहा। और हाँ, भगत सिंह, जिन्हें हम एक क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं, वो एक शानदार तार्किक विचारक भी थे। उन्होंने कहा था कि निर्मम आलोचना और स्वतंत्र सोच क्रांतिकारी विचार के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। तो ये तो हुए वैज्ञानिक विचारक जो सबूत और तर्क पर जोर देते हैं। तो फिर प्रचारक कौन है? उनकी पहचान क्या है?
पहचान बहुत साफ है। कोई भी लेखक या कथावाचक जो दावा करता है कि उसकी बात दिव्य है और इसलिए उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो एक प्रचारक है। मतलब जहाँ सवाल पूछना मना हो। हाँ, जहां घटनाओं को समझाने के लिए अर्थशास्त्र या रणनीति के बजाय चमत्कार, श्राप या मिथकों का सहारा लिया जाता है, वो इतिहास नहीं है। वो तो फिर कहानी है। वो डर और आज्ञाकारिता पैदा करने के लिए रचा गया काल्पनिक साहित्य है। अगर कोई कहानी आपको सवाल पूछने से रोक रही है तो वो एक रेड फ्लैग है। अब तक हम सबूतों और लेखकों की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो आप बताने वाले हैं वो मुझे इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा लगता है। अच्छा? हाँ, जहाँ हम असल में उन मनोवैज्ञानिक चालों को डिकोड करेंगे जो सत्ता में बैठे लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो किसी जासूसी नॉवल जैसा लग रहा है, जहाँ हम विलन के सीक्रेट प्लान को समझ रहे हैं। हाँ, आप इसे उत्पीड़न का वैज्ञानिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं। वाह। यहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था और ब्रिटिश शासन की रणनीतियों के बीच एक सीधी तुलना की गई है, ये दिखाने के लिए कि पैटर्न कैसे हमेशा एक जैसा रहता है, बस किरदार बदल जाते हैं। रुको एक सेकंड रुको। अभी ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? मैं चाहता हूं कि सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए ये स्पष्ट हो जाए। जब ब्राह्मणवाद कहा जाता है तो इसका ठीक मतलब क्या है? क्या ये खास विचारधारा की बात हो रही है, एक पदानुक्रम और वर्चस्व की व्यवस्था, या ये कुछ खास लोगों के बारे में है? क्या ये ब्राह्मणवाद तथाकथित ब्राह्मण लोगों से अलग है? क्योंकि ये अंतर बहुत जरूरी लगता है। देखिए, हार्डवेयर है इंसान। एक तथाकथित ब्राह्मण व्यक्ति सिर्फ एक इंसान है। जैविक रूप से उनका डीएनए, खून, दिमाग की बनावट वो किसी भी दलित, शूद्र या आदिवासी व्यक्ति जैसी ही है। वो एक कोरे कागज की तरह निर्दोष पैदा होते हैं। ये हुआ हार्डवेयर। और वायरस? वायरस है ब्राह्मणवाद। ये वो मानसिक सॉफ्टवेयर है, वो विचारधारा है जो उस हार्डवेयर में इंस्टॉल हो जाती है और फिर वो कहती है, मैं जन्म से श्रेष्ठ हूँ, ये ऊंच नीच की व्यवस्था दैवीय है और मुझे अपना रुतबा बनाए रखने के लिए दूसरों का शोषण करना ही होगा। ये एक रोगाणु की तरह है जो इंसान के दिमाग को संक्रमित कर देता है। तो मतलब ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि एक मानसिकता, एक सोच के बारे में है। बिल्कुल। Target the virus, not the human. Brahmanvad is the mental software that infects and divides. डॉक्टर अंबेडकर ने इस सामाजिक बीमारी को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने साफ कहा था, हमारे दुश्मन तथाकथित ब्राह्मण लोग नहीं, बल्कि ब्राह्मणवाद है। अगर ये एक सिस्टम है, एक सोशियो कल्चरल बिजनेस मॉडल है, तो ये काम कैसे करता है? इसके तरीके क्या हैं? आखिर कैसे मुट्ठी भर लोग इतनी बड़ी आबादी पर, वो भी बिना सीधी जोर जबरदस्ती के, हावी हो जाते हैं? इसे एक तरह से लोगों के दिमाग पर काबू पाने का एक सिस्टम समझिए, वो भी बिना खुले बल के। इसका पहला तरीका है सामाजिक कंडीशनिंग। मतलब बचपन से ही लोगों के मन में ऊंच नीच और हीनता की भावना इतनी गहराई से बिठा दी जाती है कि वो उसे कुदरती मान लेते हैं। मतलब ये नॉर्मल लगने लगता है? हाँ, बिल्कुल। दूसरा तरीका है समाज को तोड़ना। ये बहुसंख्यक आबादी में अपना पराया की सोच को इतना बढ़ावा देता है कि सामाजिक एकजुटता ही टूट जाती है, फिर कोई मिलके विरोध ही नहीं कर पाता। और तीसरा शायद सबसे घातक है मानसिक गुलामी पैदा करना। कर्म और पवित्रता जैसी अवधारणाओं का इस्तेमाल करके शोषितों के मन में सीखी हुई लाचारी और आत्मदोष पैदा किया जाता है। सीखी हुई लाचारी, ये एक बहुत ताकतवर शब्द है। इसका असल में क्या मतलब है? ये कैसा दिखता है? इसका मतलब है किसी को ये यकीन दिला देना कि उनकी जो बुरी हालत है उसके जिम्मेदार वो खुद है, व्यवस्था नहीं। उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनकी गरीबी या उनका अपमान उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। अच्छा। और जब कोई ये मान लेता है तो वो लड़ना बंद कर देता है। वो अपने शोषण को अपनी किस्मत मान लेता है। तो ये सिस्टम अपनी ताकत बनाए रखने के लिए सहानुभूति और न्याय जैसे जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, उनको बिल्कुल खत्म कर देता है। हाँ, उनको नजरअंदाज कर देता है। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जहर सिर्फ दूसरों को ही नहीं, बल्कि अपने ही लोगों को भी मारता है। एक विचार सामने आता है कि ब्राह्मणवाद एक ऐसा जहर है जो अपने ही बच्चों को खा जाता है। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल। और इसका सबसे दर्दनाक, दिल दहला देने वाला उदाहरण श्रीधर पंत तिलक की कहानी में मिलता है।
ये इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणवाद एक कठोर अमानवीय व्यवस्था है जो किसी भी ऐसे व्यक्ति को नष्ट कर देती है जो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, भले ही वो उसका अपना खून क्यों ना हो। तिलक, आप बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्हीं की। इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ है पिता बाल गंगाधर तिलक। वे रूढ़िवाद के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का विरोध किया और जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। वो ब्राह्मणवाद के उस क्रूर चेहरे का प्रतीक थे जो बदलना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ हैं उनके अपने बेटे श्रीधर पंत तिलक। तो पिता कट्टरपंथी और बेटा सुधारवादी। ये तो मतलब एक क्लासिक टकराव हो गया। आखिर हुआ क्या? श्रीधर पंत एक आधुनिक तर्कसंगत और दयालु इंसान थे। वो डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन में विश्वास करते थे और जाति की जंजीरों को तोड़ना चाहते थे। टकराव तब हुआ जब श्रीधर पंत ने इंसानियत को विचारधारा से ऊपर रखा। उन्होंने अपने ही घर पुणे के गायकवाड़ा वाड़ा में अछूत माने जाने वाले लोगों के लिए एक पुस्तकालय खोल दिया। अपने ही घर में? हाँ, और इतना ही नहीं, उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का भी खुलकर समर्थन किया। एक मिनट, महाड़ सत्याग्रह? ये तो डॉक्टर अंबेडकर का वो मशहूर आंदोलन था जिसमें अछूतों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का हक दिलाने के लिए संघर्ष किया गया था ना? जी हाँ। तो सोचिए, श्रीधर पंत ने अपने पिता की विचारधारा को सीधी चुनौती दे दी थी और इंसानियत दिखाने के इस अपराध के लिए उन्हें अपने ही पिता की विचारधारा का पालन करने वाले रूढ़िवादी तथाकथित ब्राह्मणों ने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अपने ही लोगों ने? हाँ, सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया और हर तरह से अपमानित किया। अपने ही घर में इस घुटन भरे नफरत भरे सिस्टम से अकेले लड़ते लड़ते उनका हौसला टूट गया और अंत में सिर्फ 32 साल की उम्र में श्रीधर पंत तिलक ने आत्महत्या कर ली। ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब अपने ही बेटे की जान से ज्यादा जरूरी विचारधारा हो गई। पिता के प्यार पर पदानुक्रम का प्यार हावी हो गया। बिल्कुल। ब्राह्मणवाद ने सिर्फ दलितों को ही नहीं मारा, इसने एक तथाकथित ब्राह्मण आइकन के बेटे को भी मार डाला क्योंकि उसने एक बेहतर, एक मानवतावादी इंसान होने की हिम्मत की। श्रीधर पंत की कहानी दिखाती है कि ये सिस्टम तर्क और मानवता को कैसे दबाता है। क्या यही पैटर्न हमें दूसरे क्षेत्रों में भी दिखता है, जैसे कि महिलाओं की आजादी के मामले में? क्योंकि तथाकथित ब्राह्मण महिलाओं को तो इस व्यवस्था के शीर्ष पर माना जाता था, है ना? देखने में तो ऐसा लगता है, पर कहानी में एक बहुत बड़ा पेच है। ऐतिहासिक रूप से वे इस व्यवस्था की रानियां नहीं बल्कि इसकी पहली बंधक थीं। बंधक? वो कैसे? क्योंकि जाति की शुद्धता बनाए रखने की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल दी गई थी और इसी शुद्धता के नाम पर उन पर सबसे क्रूर प्रतिबंध लगाए गए। बाल विवाह ताकि उनकी यौनिकता पर पूरा नियंत्रण रहे, विधवा होने पर सिर मुंडवाना जिसे केशवपन कहते थे ताकि वे किसी और के लिए आकर्षक ना रहें, और उन्हें शिक्षा से दूर रखना। केशवपन, ये सुनने में ही बहुत क्रूर लगता है। अब ऐसा क्यों किया जाता था? इसके पीछे क्या सोच थी? इसके पीछे की सोच थी महिला को पूरी तरह से अमानवीय बना देना, उसे बदसूरत, अशुभ और समाज पर बोझ बना देना ताकि वो दोबारा शादी करने या अपनी जिंदगी जीने के बारे में सोच भी ना सके। तो ये सब उन्हें कंट्रोल करने के तरीके थे? हाँ, ये सब उन्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन बनाने के उपकरण थे। एक तथाकथित ब्राह्मण महिला को जाति का प्रवेश द्वार माना जाता था। अगर उसका अपना दिमाग होता, अपनी सोच होती, तो पूरी जाति व्यवस्था ढह जाती। इसलिए ब्राह्मणवाद ने उसकी आत्मा को शायद किसी और से ज्यादा बेरहमी से कुचला। तो ये सिस्टम महिलाओं के शरीर को नियंत्रित करके अपनी पवित्रता बनाए रखता था, पर दिमाग का क्या? उन विचारकों का क्या जो उसी समुदाय में पैदा हुए लेकिन विज्ञान और तर्क को अपनाना चाहते थे, जो सवाल पूछना चाहते थे? उन्हें पिंजरे में बंद दिमाग कहा जा सकता है। देखिए, ब्राह्मणवाद अटूट सत्ता पर निर्भर करता है, जैसे वेद जिन पर आप सवाल नहीं कर सकते। तो कोई भी विचारक जिसने क्यों पूछा या सबूत मांगा, उसे तुरंत गद्दार करार दे दिया गया। अच्छा। आगरकर जैसे महान तर्कवादी जो खुद एक तथाकथित ब्राह्मण थे, उनका तिलक जैसे रूढ़िवादी लोगों ने सामाजिक बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तर्क को कर्मकांड से ऊपर रखा। लेकिन एक मिनट, भारत का विज्ञान और गणित में तो एक महान इतिहास रहा है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, क्या ये विचारधारा उस पर भी असर डाल रही थी या ये बाद की घटना है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा वाकई महान थी, लेकिन ब्राह्मणवादी विचारधारा ने धीरे धीरे
एक वैज्ञानिक सोच को पनपने से रोका। इसने रटने और आस्था पर जोर दिया, सवाल करने और प्रयोग करने पर नहीं। इसने कहा कि सारा ज्ञान तो पहले से ही वेदों में मौजूद है, कुछ नया खोजने की जरूरत ही नहीं है। तो एक तरह से इसने खोज की भावना को ही खत्म कर दिया। हाँ, सोचिए, भारत ने कितने आइंस्टीन या न्यूटन खो दिए होंगे क्योंकि इस व्यवस्था ने युवा दिमागों से कहा, सोचो मत, बस मानो। ठीक है, तो अगर हम इन सब बातों को जोड़ें, दलितों और शूद्रों का शोषण, अपने ही बेटे की बलि, महिलाओं का दमन और तर्कवादियों का बहिष्कार, तो ये दावा किया जा रहा है कि ये कोई ब्राह्मण लाभ योजना नहीं बल्कि एक मावस्ता विनाश योजना है। जब आप इसे इस तरह से देखते हैं तो ये एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, ये शक्ति का एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें इंसानी बलि की जरूरत होती है। ये शूद्र की गरिमा की बलि देता है, ये महिला की आजादी की बलि देता है, ये तर्कवादी के दिमाग की बलि देता है। और जैसा कि श्रीधर पंत तिलक ने दिखाया, अगर उसका अपना बेटा भी एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है तो ये उसकी भी बलि दे देगा। तो ये किसी ढाल की तरह नहीं है जो सिर्फ अपने लोगों को बचाए। नहीं, ये एक आत्मघाती जैकेट की तरह है। ये इसे पहनने वाले व्यक्ति की इंसानियत को भी उतना ही मारता है जितना उसके पास खड़े व्यक्ति की। इसलिए इस विचारधारा को हराना असल में हर किसी को आजाद कराना है, शोषित को भी और शोषक को भी। ये वायरस वाली उपमा बहुत सटीक बैठती है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या ये वायरस सिर्फ उन लोगों को संक्रमित करता है जो तथाकथित ब्राह्मण पैदा हुए हैं? नहीं, और यहीं पर बात और भी पेचीदा और खतरनाक हो जाती है। ये वायरस फैल सकता है, ये किसी गैर ब्राह्मण को भी संक्रमित कर सकता है। अच्छा, जैसे अगर कोई ओबीसी व्यक्ति किसी दलित व्यक्ति से जाति के आधार पर नफरत करता है, या एक दलित उपजाति दूसरी दलित उपजाति को खुद से नीचा समझती है, तो वहाँ कोई तथाकथित ब्राह्मण मौजूद न होते हुए भी ब्राह्मणवाद ही काम कर रहा है। उन्होंने अनजाने में पदानुक्रम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है, भले ही वे खुद बड़े सिस्टम में इसके शिकार हों। तो फिर इसका इलाज क्या है? इस वायरस की पहचान कैसे हो? इसकी पहचान के लिए एक लिटमस टेस्ट बताया गया है। किसी भी व्यक्ति से समानता के बारे में पूछें। उनसे पूछें कि वे श्रीधर पंत तिलक और बाल गंगाधर तिलक के बीच किसे चुनते हैं, मानवता को या पदानुक्रम को। उनसे पूछें कि क्या वे मानते हैं कि जन्म किसी के मूल्य को तय करता है, और उनके जवाब से पता चल जाएगा। हाँ, अगर वे ऊंच नीच का बचाव करते हैं तो वे संक्रमित हैं, अगर वे ऊंच नीच से लड़ते हैं तो वे सहयोगी हैं। ये बताता है कि इस वायरस का एंटीडोट, इसका इलाज समानता और मानवता को सचेत रूप से चुनना है। इतिहास इस बारे में नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि इस बारे में है कि ताकतवर लोग ताकतवर कैसे बने रहे। कैसे? एक परिकल्पना ये है कि कोई भी छोटा समूह सिर्फ तलवार के दम पर एक बड़ी आबादी पर राज नहीं कर सकता। उन्हें मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि बड़ी आबादी खुद ही अपनी गुलामी को स्वीकार कर ले। और आप कह रहे थे कि ब्रिटिश और ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं में कमाल की समानताएं थी। ये तो सुनने में ही चौंकाने वाला है। हाँ, दोनों ने लगभग एक जैसी 10 रणनीतियां इस्तेमाल की। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। 10 रणनीतियां? तो चलिए शुरू करते हैं पहली रणनीति से, भाषा के चारों ओर एक दीवार खड़ी करना। हाँ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में संस्कृत को सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि देव भाषा बना दिया गया। मतलब आम आदमी को ये यकीन दिलाया गया कि ईश्वर सिर्फ यही भाषा समझते हैं। और देखिए, खेल यहीं से शुरू होता है। इसे आप कह सकते हैं सूचना की गैर बराबरी, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब सारे नियम कानून, सारे मंत्र, सारे अनुबंध एक ऐसी भाषा में हों जिसे सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही समझ सकते हैं, तो वो लोग बाकी सब पर हावी हो जाते हैं। अच्छा। आम इंसान अपनी ही प्रार्थना के लिए, अपने ही उद्धार के लिए एक बिचौलिए पर निर्भर हो जाता है, और वो बिचौलिया ही उसका मालिक बन जाता है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ब्रिटिशों ने भी यही खेल खेला, बस उन्होंने संस्कृत की जगह अंग्रेजी को रख दिया। हाँ। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि इंटेलिजेंस मतलब इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो आप गवार हैं, असभ्य हैं। सही बात है। आपकी अपनी भाषा भावनाओं के लिए ठीक है, लेकिन तर्क,
विज्ञान और शासन के लिए, उसके लिए तो अंग्रेजी ही चलेगी। तो सबक साफ है, भाषा को ज्ञान का नहीं बल्कि सामाजिक रुतबे का पैमाना बना दो, और जब भी ज्ञान पर किसी एक भाषा का ताला लगा दिया जाए तो समझ लीजिए कि वो आपको बाहर रखने के लिए लगाया गया है। ठीक है। तो भाषा से एक दीवार खड़ी हो गई, पर लोगों को काबू में रखने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, डर। हमेशा डर सबसे बड़ा हथियार है। और यहीं से आती है हमारी दूसरी रणनीति, डर पर आधारित एक अर्थव्यवस्था बनाना। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने यज्ञ और हवन जैसे जटिल अनुष्ठान बनाए। हाँ, और इन अनुष्ठानों में घी, सोना और पुरोहित की दक्षिणा ब्राह्मणिकल जैसी टैक्टिक, महंगी यज्ञ चीजें हवन लगती इकोनॉमी। तो ये एक तरह का दैवीय टैक्स था। बिल्कुल, ये एक बहुत ही चालाक आर्थिक मॉडल है। अर्थशास्त्र में इसे रेंट सीकिंग बिहेवियर कहते हैं। मतलब सत्ताधारी वर्ग कोई मूल्य नहीं जोड़ रहा, कोई नई चीज नहीं बना रहा। तो फिर वो क्या कर रहा है? वो बस आपके जीवन के रास्ते पर एक टोल नाका लगा देता है और आपके दैवीय क्रोध या पाप के डर से किराया वसूलता है। और ब्रिटिशों ने इसी मॉडल को हूबहू कॉपी किया। हाँ, बस उसे एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक रूप दे दिया। उन्होंने नरक के डर को जेल और कानून के डर से बदल दिया। जमींदारी और रैयतवाड़ी जैसी जटिल टैक्स प्रणालियां, इतनी जटिल कि आम किसान उन्हें कभी समझ ही नहीं पाया। और वो टैक्स किस लिए देता था? उसी पुलिस से सुरक्षा के लिए, जो असल में उसे ही पीटने और जेल में डालने के लिए रखी गई थी। तो पैटर्न फिर से वही है। बिल्कुल, चाहे वो अदृश्य पाप का डर हो या अदृश्य कानून का, नतीजा एक ही है, उत्पादक वर्ग की जेब से पैसा निकालकर अभिजात वर्ग की जेब में डालना। डर का इस्तेमाल करके पैसा तो निकाला गया, लेकिन शायद इससे भी ज्यादा गहरा वार लोगों के आत्मविश्वास पर किया गया। और यहीं हमारी तीसरी रणनीति सामने आती है, लोगों के मन में हीनता का भाव पैदा करना। हाँ, क्योंकि अगर लोग खुद को ही छोटा और अयोग्य मानने लगे तो वो कभी बगावत के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये शारीरिक गुलामी से ज्यादा खतरनाक है, ये मनोवैज्ञानिक गुलामी है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इसके लिए वर्ण व्यवस्था का इस्तेमाल किया। ये एक जीनियस मनोवैज्ञानिक दांव था। आपको बताया गया कि आप नीची जाति में इसलिए पैदा हुए क्योंकि आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे। मतलब आपके शोषण का जिम्मेदार शोषक नहीं बल्कि आप खुद हैं। वाह, मतलब आपकी अपनी अंतरात्मा ही आपके खिलाफ गवाह बन गई। इसे मनोविज्ञान में सीखी हुई लाचारी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। सोचिए, अगर किसी जानवर को बार बार ये महसूस कराया जाए कि वो पिंजरे से नहीं निकल सकता, तो वो कोशिश करना ही छोड़ देगा। बिल्कुल, एक दिन पिंजरे का दरवाजा खुला होने पर भी वो भागेगा नहीं। सदियों तक यही चीज इंसानी आबादी के साथ की गई। उनके दिमाग की वायरिंग ही बदल दी गई ताकि वो अपनी हालत को अपनी नियति मान ले। और ब्रिटिश, उन्होंने तो इसी विचार को एक वैज्ञानिक जामा पहना दिया, व्हाइट मैन्स बर्डन। हाँ, श्वेत व्यक्ति का बोझ। उन्होंने कहा, तुम भूरे या काले हो, इसलिए तुम जैविक रूप से ही खुद पर शासन करने के लायक नहीं हो। हम तुम्हें सभ्य बनाने का बोझ उठा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, उन्होंने हमारे आत्मसम्मान पर कब्जा कर लिया। तो सबक साफ है, वर्चस्व कोई जैविक सच्चाई नहीं है। नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जिसे बार बार सुनाकर सच बना दिया जाता है। अच्छा, तो लोगों को यकीन दिला दिया कि वो अयोग्य हैं। लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों पर मुट्ठी भर लोग कैसे राज कर सकते हैं? अकेले नहीं कर सकते, उन्हें अंदर से ही मदद चाहिए होती। और यहीं पर चौथी और सबसे जानी मानी रणनीति आती है, फूट डालो और राज करो। हाँ, और ये कहना जरूरी है कि ये दरारें हमेशा शासकों ने बनाई नहीं, वो पहले से समाज में मौजूद थी। उन्होंने बस उन पर पेट्रोल डालने का काम किया। बिल्कुल, ब्रिटिशों ने देखा कि भारत में जाति व्यवस्था ने समाज को पहले से ही हजारों टुकड़ों में बांट रखा है। उन्होंने बस उसी का फायदा उठाया। उन्होंने तथाकथित ऊंची जातियों को साथ में लाया ताकि निचली जातियों पर काबू रख सकें। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ और दलितों को पिछली जातियों के खिलाफ खड़ा किया। एक को दूसरे का डर दिखाकर दोनों पर राज किया। तो यहाँ एक सिद्धांत काम करता है जिसे उत्पीड़न का परेटो सिद्धांत कह सकते हैं। मतलब ये कि आपको पूरी 100% आबादी को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है।
आप बस 20% प्रभावशाली लोगों को खरीद लो और वो बाकी 80% को आपके लिए नियंत्रित करेंगे। तो सबक ये है कि दुश्मन हमेशा सिंहासन पर बैठा राजा नहीं होता। असली खतरा वो होता है जो अंदर से दरवाजा खोलता है। अब यहाँ से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए इन सब रणनीतियों के बावजूद कोई क्रांतिकारी खड़ा हो जाए, कोई ऐसा जिसका विचार इतना शक्तिशाली हो कि आप उसे हिंसा से दबा ना सकें। तब आप क्या करेंगे? अब प्रतिष्ठान उससे लड़ता नहीं है, तो क्या करता है? उसे निगल जाता है। वो उस व्यक्ति को तो अपना लेता है, लेकिन उसके विचारों की हत्या कर देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बुद्ध। बुद्ध सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी समाज वैज्ञानिक थे। बिल्कुल, उन्होंने वेदों, जाति व्यवस्था और धर्म के धंधे पर सीधा हमला बोला था। उन्होंने कहा, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इससे तो पुजारी और बिचौलिए की जरूरत ही खत्म हो गई। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने क्या किया? उन्होंने बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार घोषित कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा, अरे बुद्ध तो हम में से ही एक हैं। और जिस पल बुद्ध देवताओं की लिस्ट में शामिल हो गए, उनका क्रांतिकारी जाति विरोधी दर्शन मिटा दिया गया। बिल्कुल, आप एक क्रांतिकारी को फॉलो नहीं कर सकते अगर आप उसकी मूर्ति के आगे सिर झुकाने में व्यस्त हैं। ये तो कमाल का कनेक्शन है। मतलब क्रांतिकारियों को मारने के बजाय उन्हें भगवान बना दो, ताकि कोई उनके विचारों पर चल ही ना पाए। अगर आप किसी को हरा नहीं सकते तो उसे गले लगाकर उसका हिस्सा बन जाओ और अंदर से उसकी धार कुंद कर दो। इफ यू कांट बीट देम, एब्जॉर्ब देम। ठीक यही, और ब्रिटिशों ने भारतीय राजघरानों के साथ ठीक यही किया। उन्होंने राजाओं को मारा नहीं, उन्हें गन सैल्यूट और प्रिवी पर्स जैसी उपाधियां दी। नतीजा, जो राजा आजादी के लिए लड़ सकते थे वो पोलो खेलने और पार्टियों में व्यस्त हो गए। तो सबक ये है कि जब भी सत्ता किसी विद्रोही की तारीफ करने लगे तो सतर्क हो जाइए। हाँ, क्योंकि वो विद्रोह की आग को बुझाने की तैयारी कर रहे हैं। नायकों की माला जपने से बेहतर है उनके विचारों पर अमल करना। अगला दांव शारीरिक नियंत्रण से जुड़ा है। छठी रणनीति है हिंसा पर एकाधिकार। किसी भी सत्ता का मूल सिद्धांत मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में साफ लिखा था कि तथाकथित निचली जातियों को हथियार रखने का अधिकार नहीं है। लड़ने का काम सिर्फ क्षत्रियों का था। इसका मतलब 90% आबादी शारीरिक रूप से विद्रोह करने में सक्षम ही नहीं थी। और अगर आप अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो आपको राज्य से सुरक्षा की भीख मांगनी पड़ती है, और फिर राज्य आप पर कोई भी शर्त थोप सकता है। और ब्रिटिशों ने 1878 के आर्म्स एक्ट के साथ हूबहू यही किया। हाँ, उन्होंने भारतीयों के लिए हथियार रखना लगभग नामुमकिन कर दिया। एक लड़ाकू कौम को याचिकाकर्ताओं के देश में बदल दिया गया। और यहाँ एक बहुत गहरा सबक छिपा है। एक अहिंसक रणनीति तभी असरदार होती है जब आप हिंसा करने में सक्षम हों, पर फिर भी शांति का रास्ता चुनें। लाचार होना कोई गुण नहीं है, वो एक मजबूरी है। ठीक है, तो लोगों को बांट दिया, निरस्त्र कर दिया, उनके मन में हीनता भर दी। अब 7वीं रणनीति, जो शायद सबसे धूर्त है, परोपकार का मिथक। मतलब पीड़ित को ये यकीन दिलाओ कि उसका शोषक ही असल में उसका रक्षक है। इससे एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम पैदा होता है। मतलब लोगों को इतना निर्भर बना दो कि उन्हें लगने लगे कि वो आपके बिना जी ही नहीं सकते, और फिर वो खुद ही अपनी आजादी के दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने खुद को धर्म के रक्षक के रूप में पेश किया। उन्होंने दावा किया कि अगर वो अनुष्ठान नहीं करेंगे तो सूरज नहीं उगेगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। उन्होंने खुद को सिस्टम के लिए जरूरी बना दिया। और ब्रिटिशों ने माई बाप सरकार की छवि गढ़ी। हाँ, वो ट्रेनें लाए, टेलीग्राफ लाए और कहा कि वो हमें सभ्य बना रहे हैं। और इस विकास के पर्दे के पीछे उन्होंने अकाल और लूटपाट को छिपा दिया। तो सबक ये है कि कोई बचाने नहीं आ रहा है। सरकार आपके माता पिता नहीं है, आपकी कर्मचारी हैं। हमें सत्ता में बैठे लोगों में एक पिता या रक्षक की छवि देखना बंद करना होगा। अब 8वीं रणनीति,
जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, ध्यान भटकाना। एक भूखी शोषित आबादी को व्यस्त कैसे रखा जाए, उन्हें सोचने का मौका ही मत दो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इसके लिए त्योहार अर्थव्यवस्था बनाई। व्रतों, उत्सवों, तीर्थ यात्राओं का एक ऐसा कैलेंडर बनाया गया कि आम आदमी की पूरी जिंदगी अगले अनुष्ठान की तैयारी में ही निकल जाए। उसे कभी ये सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि मंदिर का खजाना तो भरा है, पर वो खुद भूखा क्यों है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं ध्यान की अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अटेंशन। मतलब हर वो घंटा जो आप किसी नासमझी या मनोरंजन में बिताते हैं, वो 1 घंटा है जो अभिजात वर्ग को आपकी जंजीरें कसने के लिए मिल जाता है। ध्यान भटकाना भीड़ को नियंत्रित करने का सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। और ब्रिटिशों ने तो इसे और भी आसान बना दिया। उन्होंने जनता को शांत रखने के लिए और मुनाफे के लिए भी अफीम और शराब को बढ़ावा दिया। सही बात है। एक शराबी मजदूर हड़ताल पर नहीं जाता, वो बस सो जाता है। तो यहाँ का सबक बहुत सीधा है। अगर कोई व्यवस्था आपको सस्ता मनोरंजन और नशा दे, लेकिन महंगी शिक्षा दे, तो समझ जाइए कि वो आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है, आजाद नहीं। ध्यान भटकाने के साथ साथ एक और काम करना जरूरी है। वो क्या? लोगों की सोचने की क्षमता को ही खत्म कर देना। ये है 9वीं रणनीति, बौद्धिक निर्भरता पैदा करना। इसे अथॉरिटी बायस का इस्तेमाल करना कह सकते हैं। हमें बचपन से एक बॉस या गुरु की तलाश करने के लिए ट्रेन किया जाता है, जो हमें बताए कि क्या करना है, और ये मौलिक सोच को मार देता है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गुरु शिष्य परंपरा थी, जहाँ गुरु के वचन पर सवाल उठाना पाप था। एकलव्य की कहानी एक साफ संदेश देती है क्या? कि गुरु की अधीनता के बिना प्रतिभा एक अपराध है। और ब्रिटिशों ने यस सर वाली नौकरशाही बनाई। उन्होंने एक ऐसी सिविल सर्विस बनाई जिसका काम आदेशों का पालन करना था, सोचना नहीं। उन्होंने विचारकों का नहीं, क्लर्कों का देश बनाया। तो सबक ये है, शिक्षकों का सम्मान करें, लेकिन अपनी आलोचनात्मक सोच को कभी उनके चरणों में समर्पित न करें। एक सच्चा शिक्षक तो आपको उन पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल। जो नेता अंधी वफादारी की मांग करता है, वो नेता नहीं, एक पंथ का मुखिया है। और अब हम आते हैं इस प्लेबुक के आखिरी 10वें पन्ने पर। जब आपका वर्तमान अंधकारमय हो और भविष्य अनिश्चित, तो आप लोगों को क्या बेचते हैं? एक शानदार अतीत। बिल्कुल। वर्तमान की नाकामियों को छिपाने के लिए अतीत का महिमा मंडन करना। ये क्लासिक राजनीतिक चाल है। जो नेता भविष्य नहीं बना सकते, वो हमेशा अतीत के बारे में बात करेंगे। वो इतिहास का इस्तेमाल एक नशे की तरह करते हैं, ताकि लोगों को वर्तमान की नाकामी का दर्द महसूस ना हो। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सतयुग और राम राज्य का मिथक गढ़ा। लोगों को यकीन दिलाया गया कि अतीत सुनहरा था और आज का कलयुग भ्रष्ट है। इससे लोग भविष्य को बेहतर बनाने के बजाय एक ऐसे काल्पनिक अतीत में लौटने का सपना देखने लगे, जहां जाति व्यवस्था शायद और भी कठोर थी। और ब्रिटिश, वो लगातार साम्राज्य की महिमा और अपने सभ्यता मिशन का ढोल पीटते रहे। और इस महिमा के शोर में ये सच्चाई दब गई कि उनके आने से पहले विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 23% थी, जो उनके जाने तक सिर्फ 3% रह गई थी। तो आखिरी सबक ये है कि हमें अतीत में नहीं जीना चाहिए। इतिहास का इस्तेमाल भविष्य के लिए अपने दिमाग को तेज करने के लिए करें, ना कि उसमें खो जाने के लिए। अगर कोई नेता सिर्फ अतीत की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके पास भविष्य के लिए कोई योजना नहीं है। तो हमने देखा कि कैसे नियंत्रण की ये मनोवैज्ञानिक रणनीतियां समय और संस्कृति से परे हैं। भाषा की दीवार, डर की अर्थव्यवस्था, हीनता का निर्माण। फूट डालना और ध्यान बैठाना, ये पैटर्न आज भी हमारे चारों ओर अलग अलग रूपों में मौजूद हैं। इतिहास सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां याद रखने का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास ये समझने का विज्ञान है कि लड़ाई क्यों लड़ी गई, उसे पैसा किसने दिया, किसने किसके साथ धोखा किया, और सबसे जरूरी, लड़ाई के बाद कहानी किसने लिखी। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। तो इन सभी रणनीतियों का निचोड़ क्या है? क्या कोई सार्वभौमिक पैटर्न है जिसे हम पहचान सकते हैं? हाँ, पैटर्न बिल्कुल साफ और सार्वभौमिक है। चाहे अत्याचारी सूट पहने या भगवा वस्त्र, अंग्रेजी बोले या संस्कृत, वर्चस्व की किसी भी रणनीति के हमेशा 3 मुख्य चरण होते हैं। 3 चरण? 1, सूचना को नियंत्रित करो, यानी भाषा और ज्ञान की किताबों पर अपना कब्जा कर लो।
दो, लोगों को विभाजित करो, जाति, धर्म या किसी भी और आधार पर उन्हें आपस में लड़ाओ। और तीसरा? और 3, शरीर और दिमाग दोनों को निरस्त्र कर दो। शरीर को हथियारों से दूर रखकर और दिमाग को आलोचनात्मक सोच यानी सवाल पूछने की आदत से दूर रखकर। तो ये सब जानने का क्या मतलब है? ये तो साफ है कि इस नजरिए के अनुसार इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि भविष्य को आकार देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। हाँ, ये एक तरह का मानसिक रक्षा तंत्र है जो हमें बताता है कि हमें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। सवाल ये है, हम इस चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं? इस मनोवैज्ञानिक जाल से निकलने का क्या रास्ता है? रास्ता है, और वो भी उतना ही वैज्ञानिक है जितनी ये रणनीतियां। इसे अम्बेडकर फुले विधि कहा जा सकता है और ये हर तरह के दमन के खिलाफ काम करती है। अच्छा, इसके 3 कदम है। 3 कदम, ठीक है। पहला क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है शिक्षित करो। ज्ञान पर कुछ लोगों के एकाधिकार को तोड़ो। वो जिस भाषा को हथियार बनाते हैं उसे सीखो। अंग्रेजी सीखो, संस्कृत सीखो, कानून सीखो। जब आम आदमी के हाथ में ज्ञान आ जाता है तो गेट कीपरों की ताकत खत्म हो जाती है। ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाना। और दूसरा कदम है आंदोलन करो, यानी नैरेटिव को चुनौती दो। तर्क और सबूत का इस्तेमाल करके उनकी हर कहानी पर सवाल उठाओ। मतलब जो इतिहास उन्होंने लिखा है उसका फोरेंसिक विश्लेषण करो। हाँ, हर उस दावे को खारिज करो जो तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे। और तीसरा, संगठित हो। हाँ, संगठित हो। लोगों को ये समझाओ कि असली दुश्मन कोई दूसरा समुदाय नहीं बल्कि ऊंच नीच बनाने वाली ये प्रणाली है। अच्छा, जब लोग समझते हैं कि उन्हें आपस में लड़ाने वाली ताकतें कौन हैं, तो वो जात पात और धर्म के भेद भुलाकर एक साथ खड़े हो सकते हैं। ये बातचीत तो दिमाग की बत्तियां जलाने वाली है। ये हमें इतिहास को रटने वाले एक निष्क्रिय छात्र से पावर के खेल को समझने वाले एक सक्रिय विश्लेषक में बदल देती है। बिल्कुल, ये एक तरह से अपने दिमाग के लिए एक एंटीवायरस या फायरवॉल बनाने जैसा है। बिल्कुल। इतिहास आपके कंधों पर ढोया जाने वाला बोझ नहीं है, ये आपके हाथ में पकड़ी हुई मशाल है जो आगे का रास्ता दिखाती है। वाह। एक सीधी सी बात याद रखनी चाहिए, अगर आपको सिखाया गया इतिहास आपको छोटा, कमजोर या किसी से नफरत करना सिखाता है तो उसे कूड़े में फेंक दें, वो जहर है। सच्चा इतिहास आपको सतर्क, तार्किक और ताकतवर महसूस कराएगा। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल मन में आता है। पूछिए, अगर इतिहास का इस्तेमाल हमें नियंत्रित करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा सकता है तो क्या हम उसी इतिहास का इस्तेमाल खुद को आजाद करने के लिए एक औजार के रूप में नहीं कर सकते? यही इस पूरी बातचीत का सार है। सिर्फ इतिहास पढ़े नहीं, उसे डिकोड करें, फिर बाहर जाएं और अपना इतिहास बनाएं। दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात पर आंख मूंद कर विश्वास करें। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलें और एक नक्शे को देखें। उस सिंधु नदी को देखिए। इतिहास गवाह है, फारस के लोग जो बाहर से आए, उन्होंने इस नदी के इस पार रहने वाले हर इंसान को हिंदू कहा। हिंदू कोई धर्म नहीं था, हिंदू सिर्फ एक पता था, एक एड्रेस था। लेकिन आज खेल देखिए। अगर आप जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अगर आप ऊंच नीच को ठुकराते हैं, तो ये आपको धर्म विरोधी कहते हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है और ये सवाल आपकी रूह को झकझोर देना चाहिए। क्या हमने वाकई किसी धर्म को अपनाया था या हम सिर्फ एक शब्द के गुलाम बना दिए गए? सोचिए, क्या आप वाकई हिंदू हैं या आप सिर्फ एक जियोग्राफिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, एक ऐतिहासिक धोखे के शिकार हैं? फैसला आपको करना है, सोचिएगा जरूर। साथियों, हम चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते